चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड दिस इज गोइंग टू बी लास्ट वीडियो फ्रॉम द पास्ट ईयर डिस्कशन ऑफ चैप्टर रे ऑप्टिक्स बिकॉज टिल नाउ वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन पॉसिबली which is coming from ray optics, and make sure that you have watched all the videos continuously so that you get better idea that what are the topics which we have covered from chapter ray optics. Also tomorrow I am going to take a session based on unsolved question that you need to solve by yourself on these understanding so that you get each and every questions covered by yourself. So let's get straight to the question of today's. So the first question is, the figure shows a ray of light falling normally on the face AB on an equilateral glass prism having refracting index 3/2. अब देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो है 3/2 इस ग्लास प्रिज्म का, और इसके ऊपर नॉर्मली एक लाइट रे फॉल करता है। ध्यान देना, नॉर्मली लाइट रे फॉल करता है, इक्विलेटरल है ये ग्लास प्रिज्म। अच्छा, अब आप क्या करोगे, थोड़ी देर बाद इस ग्लास प्रिज्म को पानी में पुट कर दोगे। अब जब आप इस ग्लास प्रिज्म को पानी में डाल दोगे तो उस वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वाटर का वो है 4/3। अब आपसे पूछा हुआ है कि क्या ये रे सफ़र करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ये सफ़र करेगा आफ्टर द स्ट्राइकिंग सरफेस AC, यानी कि जब AC सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो क्या ये रे सफ़र करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। और दो केसेस हैं, पहले केसेस में डायरेक्ट इस पर स्ट्राइक हो रहा है और दूसरे केस में इसी पर्टिकुलर ग्लास प्रिज्म को आपने प्लेस कर दिया पानी के अंदर। तो आइए समझते हैं। देखो अब आप नॉर्मली स्ट्राइक करवा रहे हो तो यानी कि जो एंगल होगा ना वो होगा 60 डिग्री का। क्यों होगा एंगल 60 डिग्री का, सोच के देखो, ये एंगल कितने हैं 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। चलो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए मैंने 60 बोला। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल। क्यों जिक्र किया क्रिटिकल एंगल, पहले भी मैं कह चुका हूँ, जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की जाती है तो क्रिटिकल एंगल का ही जिक्र होता है। अब अगर इसका इंसिडेंट एंगल जो है वो कम होगा, किससे कम होगा, कम होगा क्रिटिकल एंगल से, तब तो यार वो बाहर की ओर निकल जाएगा। मगर अगर इंसिडेंट एंगल बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल से तो फिर वो सफ़र करेगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो इसीलिए हमने जिक्र किया क्रिटिकल एंगल का। अब देखो जो फॉर्मूला होता है ना, ये रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का, वो होता है 1/sin(c). व्हाट इज sin of c एंड व्हाट इज दिस n? वेल ये n जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और sin of c आपका क्रिटिकल एंगल है, इसमें c आपका क्रिटिकल एंगल है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है फॉर्मूला। अब सेम फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया है। जो आपका n है ना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो 3/2 गिवन है क्वेश्चन में। पहले वाले केस में जब आपने पानी में नहीं रखा है फिलहाल, तो इस वक्त है 3/2। यहाँ पे sin c मतलब c1 मान लो, क्योंकि एक और केस लेके चलना है। तो sin c1 यहाँ से जब आप निकालोगे, इसको इस तरह भेज देना, इसको इस तरह भेज देना, बेसिक मैथ से सॉल्व करके, तो ये निकल के आएगा आपका 0.66। अच्छा, sin c आ गया 0.66, मतलब क्या है sin c का, एक बार देखो इस चीज़ को डिटेल में। अगर मैं बात कर रहा हूँ sin c आया है 0.66, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए sin ऑफ c इज़ 0.66, और जो आपका एंगल इंसिडेंट हुआ था ना, एंगल जो आपका इंसिडेंट हुआ था, किस पे इंसिडेंट हुआ था, आपका एंगल इंसिडेंट हुआ था ग्लास प्रिज्म पे। वो एंगल कितना था, उसको अगर मैं एंगल I मान लूँ तो उसकी बात कर लेंगे, वो है 60 डिग्री। और 60 डिग्री की वैल्यू लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट आपके सामने, वो होता है 0.86। अब ज़रा कंपेयर करो इन दोनों को, यहाँ से अगर कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपके सामने जो C और I को कंपेयर करने के बाद पता चलेगा कि C जो कि आपका क्रिटिकल एंगल था वो अभी छोटा है, और I जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो बड़ा है, वो है 0.86। तो जाहिर सी बात है जब I बड़ा होता है, मैंने आपको बताया, वो सफ़र कर जाएगा। क्या सफ़र करेगा, वो सफ़र करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफ़र करेगा। अब ये पहला वाला केस था, ठीक है, पहला वाला केस से मेरा मतलब है कि जब आपने उस प्रिज्म को पानी में नहीं डुबाया। अब आप इस प्रिज्म को पानी में डुबा दो तो देखो क्या होगा। जब आप इस प्रिज्म को पानी में डुबाओगे तो फॉर्मूला तो यार वही सेम इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ओके, n इज इक्वल टू 1/sin of c, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1/sin c। पानी के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। यहाँ पे sin c मुझे नहीं पता, इसको C2 मान लेंगे क्योंकि ये दूसरा केस हम ले चुके हैं। C2 जब आप निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 0.75। ठीक है, अब 0.75 को कंपेयर करो वही sin 60 से। sin 60 होता था 0.86। अभी भी इस वक्त भी आपका sin 60 यानी कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है वो बड़ा है, तो वो बड़ा है तो वो अभी भी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को सफ़र करेगा ही करेगा। यानी कि दोनों ही केस में, चाहे वो पहला केस हो चाहे वो दूसरा केस हो, दोनों ही केस में अगर आप पहला केस देखो उस केस में भी आपका क्रिटिकल एंगल जो था वो छोटा था, और अगर आप ये वाला केस देखने की कोशिश करो यहाँ भी क्रिटिकल एंगल आपका छोटा है। अब यहाँ पर क्या समझ में आता है,
अब कैलकुलेशन से हमें ये समझ में आता है कि जब आप प्रिज्म को पानी में डालते हो तो वैल्यू जो है क्रिटिकल एंगल का वो इंक्रीज कर जाता है। पहले से तो इंक्रीज किया ही ना, पहले 0.6 के आसपास था, अब 7.5 हो गया, लेकिन इसके मुकाबले अभी भी तो छोटा है। अब अभी भी छोटा है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को सफ़र करेगा और जो रे है ना वो इमर्ज करेगा बाद में BC के थ्रू। ठीक है, आप दिख रहा है ये BC सरफेस, इसके थ्रू ये इस सरफेस के थ्रू बाद में रे इमर्ज करके बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए जंप करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर वो इंसिडेंट कराते हो आप एयर से वाटर सरफेस पे, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी का वो है 1.33। ये तो रट लो, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर बार पूछेंगे। फाइंड दी वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है और स्पीड बताना है। किसका? जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगा ना इंसिडेंट होने के बाद उसका। तो आइए ज़रा सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ आप कवर अप कर दो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करो जो आपका वेवलेंथ था वो क्या दिया हुआ था, वो वेवलेंथ दिया हुआ था, एक सेकेंड, आई थिंक वी हैव टू नो। ठीक है, तो जब वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ आप यहाँ से डायरेक्ट देख लो, वो है 589 नैनोमीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ यहाँ पे लिख देता हूँ करेक्ट करके मैं, वेवलेंथ इज़ 589 नैनोमीटर। ये बात समझ में आ गई। चलो, अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है किस किस के बीच में, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। और वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। C इज़ व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट, म्यू इज़ व्हाट? फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्डा इज़ योर वेवलेंथ। इनके बीच में रिलेशन होता है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से म्यू निकालोगे, म्यू क्या होता है? आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो लैम्डा नीचे चला जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट देखो यहाँ पे वो है 3 × 10⁸, सबको मालूम है। और नीचे आ गया आपका लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या लिखी है मैंने? 589 नैनोमीटर, तो आपने नीचे डाल दिया। मैथ्स की मदद से जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है ये निकल के आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 5.09 × 10⁻17 हर्ट्स आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे निकलेगा ये समझो। वेलोसिटी हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में। अब देखो, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या लेना देना होता है, हम सबको पता है कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उसका बेसिक मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये मतलब है। अब मुझे ना एक मीडियम का तो स्पीड पता है, जिससे वो ट्रैवल करके आया उसका स्पीड पता है मेरे को, और जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है उसका नहीं पता। तो इसको इधर भेजो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे लाओ। तो जिस वेलोसिटी को हम जानना चाहते हैं उसको ऊपर भेज दो। बाकी ऊपर वाली वेलोसिटी है 3 × 10⁸, और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का है 1.33। यहाँ तक समझ आ गया। अब इस मैथ्स को सॉल्व करोगे अगेन, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, वो वैल्यू निकल के आएगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए यहाँ तक? तो वेलोसिटी भी निकाल लिया हमने, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया। ये चीज़ पूछा था, वेवलेंथ ऑलरेडी हमें गिवन है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसमें पूछा हुआ है कि एक डबल कन्वेक्स लेंस का आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसको आपने ग्लास से बनाया है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.55। जो दोनों उसके फेसेस है ना, उन दोनों फेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। कैसे? देखो, ये मतलब है इसका कि यार ये ना हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, तो इनके जो दोनों फेसेस हैं इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम दिया हुआ है। समझ गए? अच्छा, और इसको आपने ग्लास से बनाया, साथ में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 लिया आपने। अब आपको बताना है कि क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जब आप फोकल लेंथ को 20 सेंटीमीटर कर देते हो। तो उस केस में हम सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये आपके लेंस मेकर फॉर्मूला के थ्रू आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। इसमें ना फोकल लेंथ आपको 20 रख देना है। ठीक है, आपके पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है, मतलब पहले जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या दिया हुआ है? 1.55। ठीक है, और बाहर वाले सरफेस का लेंस का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, लेकिन बाहर वाले मीडियम का आपको नहीं पता, अननोन के लिए हम 1 यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपने 1 यूज़ कर लेना है। ठीक है, और बाकी ये जो चीज़ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोला क्या गया है कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, जो दोनों फेसेस है ना। देखो, सबसे पहले ये समझो, ये आपके पास लेंस था, इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.55, इसके बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं पता, जहाँ से लाइट रे आ रही है उसको आपने 1 मान लिया, और दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है। तो इस केस में R1 और R2 R बन जाएगा, और एक नेगेटिव ऑफ R बनेगा। क्यों भाई? एक देखो यहाँ से, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, तो एक ना एक के कंपैरिजन में नेगेटिव ही तो बन के आएगा। अब आओ इसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे मैं नोट करते जाना प्रिसाइजली, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/R1 की जगह R लिख लूँ माइनस, और अगेन यहाँ पे -1/R लिख देता हूँ। दोनों तो R ही मान के चलना है, दोनों सेम है। माइनस क्यों किया? क्योंकि साइन हमने बदलना है, एक दूसरी तरफ है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये टोटल क्या आ जाएगा? 2R, 2 डिवाइडेड बाई R, 2 टाइम्स R आ गया। अब आप इसको सॉल्व करो बेसिक मैथ्स लगा के, तो यहाँ से जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो निकल के आएगा -22 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था 2016 के अंदर। ठीक,
इस क्वेश्चन को देखो, एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं थर्ड वाला। यहाँ पे ना आपके पास 3 इंसिडेंट रे 1 2 3, तीनों इंसिडेंट रे के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है, जैसे कि पहले का दे रखा है 1.39, दूसरे का 1.47 और तीसरे का 1.52, इन तीनों इंसिडेंट रेस के। और ये स्ट्राइक हो रहा है ग्लास प्रिज्म के ऊपर। आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड विच ऑफ दीज रेस गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड एंड विच वन ओनली रिफ्रैक्टेड, यानी कि कौन सा इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा और कौन सा केवल रिफ्रैक्ट करेगा, ये पूछा हुआ है। अब देखो, रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट का जो केस होता है ना वो बेस्ड होता है सी के ऊपर। सी क्या है? सी है आपका क्रिटिकल एंगल। तो यानी कि हर केस में आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। अब आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपको मैंने बोला कि आपको क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा, यानी कि आपको कोई ना कोई फॉर्मूला ढूंढिए लाना है जहाँ पे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है। और ये रहा आपके सामने, म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin c। ठीक है, तो तीनों केस में म्यू तो गिवन ही है, तीनों केस में आप सी निकाल लो। और अगर तीनों केस में आपके पास सी आ जाता है, फिर आप कैसे कंपेयर करोगे भाई? जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जिसका भी क्रिटिकल एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में जो भी आपका लाइट रे है ना वो बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक, और अगर आपका क्रिटिकल एंगल कम रह जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा हो जाता है, तो फिर लाइट रे सफ़र करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। और ये चीज़ हमने बार बार डिस्कस किया है। तो आइए ज़रा हर केस में देखिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड केस में अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो पहले वाले केस में इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो क्रिटिकल एंगल है वो निकल के आता है यहाँ पे डेसिमल में 0.719। ठीक है, और आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो था 0.707, यानी कि क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा है, यानी कि लाइट रे जो है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफ़र नहीं करेगी। दूसरे वाले केस में आप कंपेयर करो तो क्रिटिकल एंगल जो है वो छोटा होता है और आपका जो लाइट रे है यानी जो इंसिडेंट कर रहा है वो बड़ा है। इस केस में जो है सेकेंड रे जो है वो जरूर सफ़र करेगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को। और थर्ड वाले केस में भी सेम कहानी है, आपका क्रिटिकल एंगल छोटा बन रहा है। और ये सारे बेसिक मैथ्स आपने सॉल्व करने हैं। सोल्यूशन देख के मैंने आपको आइडिया दे दिया, आपको अच्छे से पिन पॉइंट होकर सॉल्व करना है। यानी कि पहला ही एकमात्र ऐसा केस था जहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो था वो बड़ा था और एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा था, वो लाइट रे इमर्ज कर रहा था। बाकी दोनों केस में वो सफ़र करेगा। क्या सफ़र करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक, अब बात बोला गया कि भाई पाथ ट्रेस करो, तो पाथ ट्रेस करना बहुत सिंपल है। देखो, जितना ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना उतना ही ज़्यादा बेंड। तो आप कंपेयर करो ना, पहले वाले केस में कम है, फिर ज़्यादा है, फिर सबसे ज़्यादा है। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, इस वाले केस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा बेंड होगा, सबसे ज़्यादा बेंड होगा, तो फिर बेंड होने के बाद ये पाथ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस वाले का यार बेंडिंग ही बहुत कम हो रहा है, ये ना बाहर की ओर सीधा सीधा इमर्ज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन।